नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय लास्ट वीडियो, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब किए। प्लीज़ आप आगे भी ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों के मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से मैंने आपको जैसा बताया था कि हम वो टॉपिक लेंगे जो कि आज नी पेन के ऊपर है। आइए हम उनको एक एक करके समझते हैं कि हम कौन कौन से पार्ट आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन है लक्षण क्या क्या है, कि नी पेन के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कारण क्या क्या है, किन कारणों से नी पेन होता है, और प्रिकॉशंस क्या क्या है, क्या क्या हमें सावधानी लेनी है, और ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पार्ट को आज है, एक है सेल्फ ट्रीटमेंट और दूसरा पार्ट है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो सेल्फ ट्रीटमेंट को आज हम कवर करेंगे और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो काफी वास्ट है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट में क्या है कि लक्षण क्या है। अब आप ऐसे समझो, सपोज कि नी जो है वो आपके घर में कोई आपका एक बच्चा है। अगर आपका बच्चा है तो आप उसका केयर कितने प्यार से करते हो, कितने ध्यान से रखते हो, उसको उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखते हो, उसके अच्छा मतलब जो चीजों से चाहिए आप उसको देते हो। तो आप ऐसा समझिए कि नी जॉइंट जो है वो आपका बच्चा है और वो आपसे हमेशा खुश रहना चाहिए। वेदर आपका बच्चा कभी उदास हो जाता है घर में या दुखी हो जाता है तो वो क्या करता है, नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे साथ जो उसका ये टाई अप होता है, वो पॉजिटिविटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो चीज आपका बच्चा आपके साथ बिहेव करता है, नी भी आपके साथ जस्ट लाइक सेम है वैसा ही बिहेव करेगा। तो हम एक एक करके समझते हैं। उसमें कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है कि आप उसको याद करोगे कि क्या करना है ना। जो आपका बच्चा नाराजगी में क्या करता है, सबसे पहले वो दुखी हो जाता है ना। तो दुखी हो जाता है तो क्या होता है, दुख मीन्स पेन। तो सबसे पहला चीज घुटने के दर्द में क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें पेन मिलेगा। फिर दूसरा चीज क्या होगा, वो मुख सुजा लेता है ना, स्वेलिंग आ जाती है। तो सेकेंड सिम्टम इज स्वेलिंग। थर्ड में क्या होता है, अगर बच्चा आपका दुखी हो गया, उसको सूजन हो गई तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ऑब्वियस है भैया, बच्चा गुस्सा हो गया तो सूजन हो गई, उसे मुंह लाल कर लेगा। तो थर्ड वन इज टेम्परेचर उसका बहुत हाई ग्रेड पे होता है। उसके बाद रेडनेस आ जाती है, मुंह फुला लेता है तो ऑब्वियसली लाल हो जाता है, बोलता है कि मम्मा मेरा पूरा करो। या फिर जो भी आपके हैं बच्चे वो बोलते हैं कि नहीं मेरा तो आपको पूरा करना पड़ेगा डिमांड। फिर क्या होता है, अगर आप उसके बाद भी अवॉइड कर रहे होते हो तो वो क्रैकलिंग साउंड बड़बड़ाना शुरू करता है, मम्मा चाहिए 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 करके। फिर उसमें क्रैकलिंग साउंड और पॉम्पिंग साउंड कहते हैं वो आने लगती है। अगर आप जब भी ध्यान नहीं देते तो वो क्या करता है, गिव अप कर देता है कि नहीं मम्मा अब हमें काम नहीं करना, हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें गेम नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, बस मुझे वो चाहिए, मतलब वो चीज चाहिए। तो क्या करता है कि वो गिव अप कर देता है। तो उसका जो भी एक्टिविटी है वो सारी कम हो जाती है। वही सेम चीज जो होता है वो आपके जॉइंट में भी होता है, मीन्स जो रेंज होता है जॉइंट का वो कम होने लगता है। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें जॉइंट्स में देखने के लिए मिलेंगे। सब फर्स्ट वन इज पेन, जो कि दर्द, जोड़ क्या होता है, दुखी होता है, दर्द होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, स्वेलिंग, सूजन होता है, बच्चा मुंह सुजा लेता है। थर्ड वन इज फीवर या फिर रेडनेस, मुंह लाल कर लेता है ना। फिफ्थ वन इज क्रैकलिंग और पॉम्पिंग साउंड, मीन्स जोड़ के जब रगड़ते हैं, जब हम चढ़ते हैं सीढ़ियों पे तो एक सपोज एक क्रैकलिंग साउंड, जैसे कि कुछ कड़कड़ सा, कुछ फंसने सा आवाज आता है ना, तो क्या होता है कि क्रैकलिंग, और उसको पॉम्पिंग साउंड भी कहते हैं। सिक्स्थ वन इज आरओएम। आरओएम मीन्स जो जॉइंट का जो रेंज होता है, जो नॉर्मल डेली एडियल आरओएम होता है वो कम हो जाता है। सपोज कि मैं लेट रही हूँ तो मुझे पेन हो रहा है, मैं आराम से फ्रीक्वेंटली अपना पैर सीधा करना होता है या फिर फोल्ड करना होता है, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें दर्द हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें अभी हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लक्षण जो आपके घर में आपका बेबी करता है वो आपको नी को करना है। अब आपका बेबी उदास है तो उसको हमें केयर करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, तो उस जो चीज की वो डिमांड रखता है। ऐसा है सपोज अगर आपका बेबी उदास है ना, उदास किस चीज के लिए, अगर किसी खिलौने के लिए उदास है या फिर किसी चॉकलेट के लिए उदास है या सपोज चिप्स के लिए उदास है, तो जो चीज की उसे डिमांड होती है अगर हम उसको वो फुलफिल कर देते हैं तो वो क्या होता है, हैप्पी हो जाता है। सपोज सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, जॉइंट के साथ भी होता है। अगर हमें उसमें ब्लड की सप्लाई लॉस होती है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि ताकि उसका ब्लड का सप्लाई बढ़ जाए। अगर उसकी इंफ्लामेटरी कंडीशंस हैं तो उसकी इंफ्लामेशन सबसाइड हो जाए। तो हमारा जॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि हमारा जॉइंट क्या रिक्वायर कर रहा है, हमें उसे क्या देना है। ये हमारे सारे लक्षण हो गए। ठीक है, अब आपको लर्न या फिर
पॉइंट आउट मैंने कर दिया है, आपको उस वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली उसको कनेक्ट कर पाओगे। अब सेकेंड वन इज कॉजेस। कॉजेस क्या है? कारण। कारण किन किन कारणों से हमारे जॉइंट में पेन होता है। हमारा ऑलमोस्ट ये सोचना होता है कि हमारा जॉइंट पेन जो है वो हमेशा हड्डियों से रिलेटेड होता है या फिर एज से रिलेटेड होता है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र तो हुई नहीं है पर मुझे मैम जॉइंट में पेन क्यों हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा मिथ है कि हमारा जॉइंट पेन है तो हमारा एज रिलेटेड हो या फिर आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन क्या होता है, मरीज बोलते हैं कि मैडम घुटने में गिरिस कम हो गया है या फिर जोड़ों का घूमना कम हो गया है या फिर ROM कम हो गया है, बहुत सारी बातें बताते हैं। पर वो ऑलमोस्ट ये बोलते हैं कि हो सकता है मैडम कि हमें गेठिया हो गया है, क्योंकि ये आम भाषा में बहुत कॉमन है, सबको देखने के लिए मिलता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे और भी जॉइंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको हम कारण कहते हैं, वो हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है ओवरवेट। ये तो समझाने की बात है नहीं, आज के टाइम में सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी लाइफ जीते हैं। ना तो हमें सोने का टाइमिंग होता है, ना तो हमारे पास उठने का टाइमिंग होता है। हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हमें क्या खाना है, हमें उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हमारे पास टाइम की कमी है, हम कुछ भी खा लिया, तो हमें इसकी जो सेकेंडरी जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम नहीं देख पाते। अभी तो हमने अपनी प्राइमरी एफर्ट्स लगा दी, अपना जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लिया, बट सेकेंडरी क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, हमारा वेट गेन हो जाता है, हमें स्ट्रेस होता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या कराती है, हमें ओवरवेट कराती है। तो सबसे पहला चीज हमें किस चीज पे फोकस करना है कि हम ओवरवेट नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब है सपोज कि अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, है ना, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो ट्रॉमा हो गई या फिर किसी तरह का कोई इंजरी हो गया, तो क्या होता है, जो सपोज ये मेरा हमारा जॉइंट है ये रोल हो गया है ना, या फिर ट्विस्ट हो गया या फिर स्लाइड हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसके जो जॉइंट के रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसकी जो बायोमैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हो सकता है जो जॉइंट को बांधने वाला क्या है, लिगामेंट्स है, टेंडन है, मसल्स है, वो इंजर्ड हो जाती है। सपोज अगर लिगामेंट्स इंजर्ड हो जाती है तो उसको स्प्रेन कहते हैं, मसल इंजर्ड हो जाती है तो उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें मेडिकल टर्म्स आएंगी जो कि वियर एंड टियर के कारण होती है। सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, वो जंपिंग कर रहा है, या कोई स्पोर्ट्स एथलीट्स है ना, वो स्लाइडिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, मतलब बहुत सारे 100 एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप वियर एंड टियर पे सेट कर सकते हो। अगर आप वो चीज मैनेज नहीं करोगे तो आपको क्या करेगा, सेकेंडरी नी पेन करेगा। ठीक है। थर्ड वन इज हैवी फिजिकल एक्टिविटी। सपोज कोई बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करता है ना, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उसका काम है, जैसे कि हमारे वर्कर्स होते हैं ना, बहुत सारे वेट लेके वो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, बिल्डिंग बनवाने में हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो। या फिर जो साइकिलिंग है, जो क्या बोलते हैं, रिक्शा पुलर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिक्शा पुल करते हैं, उनका कंटिन्यूअस वही फिजिकल एक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा अगर पूरे बॉडी में अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा आपको बॉडी वेट कहाँ पे इफेक्ट करता है, नी जॉइंट पे इफेक्ट करता है। तो क्या होगा कि जब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हम करेंगे तो क्या होता है, हम ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है ना वो फैट पैड्स होते हैं। फैट पैड्स जब डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि हमारा बॉडी का मैकेनिक्स भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम फिजिकल एक्टिविटी तो हम सालों से कर रहे हैं तो लेकिन चोट हमें अभी क्यों लग गई, है ना, ऐसा नहीं होता। जब भी आपका फैट पैड डिस्टर्ब होंगे, जब भी आपके मसल्स डिस्टर्ब होंगे, अलाइनमेंट बॉडी की मैकेनिक्स डिस्टर्ब होगी, तो हमारा पेन करना स्टार्ट करता है बॉडी। ठीक है। तो थर्ड वन इज क्या था, हैवी फिजिकल एक्टिविटी। देन फोर्थ वन इज एबनॉर्मल डाइट। सपोज अगर आप खाना तो हम लोग सब लोग ले रहे हैं, है ना, प्रॉपर मील ले रहे होते हैं, पर क्या होता है कि कोई जो बॉडी के जैसे कि बोन है हमारा, उसके लिए हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरत है, कैल्शियम की, है ना। उसके बाद क्या जरूरत है, D3 की। अगर लैक ऑफ कैल्शियम हो, लैक ऑफ D3 हो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो, लैक ऑफ विटामिन हो, तो सब कुछ मिलके क्या करेगा, आपका बोन को पेन करेगा, है ना। तो हम अगर एबनॉर्मल डाइट लेते हैं तो भी हमें जॉइंट में पेन हो सकता है। देन फिफ्थ वन इज एबनॉर्मल पोस्चर। सपोज कि आप ऐसा समझ लो कि कोई टीचर है, ठीक है, काफी लंबे टाइम तक के लिए वो सिटिंग पोजीशन में रहते हैं या फिर स्टैंडिंग पोस्चर में रहते हैं, है ना, या फिर जो ड्राइवर हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहे होते हैं, उनका पोस्चर तो सिटिंग ही होता है, पर उनका जो नी का जो एक्टिविटी होता है, कभी हम क्लच को दबा रहे होते हैं, कभी हम
गियर को दबा रहे होते हैं, है ना, कभी ब्रेक को दबा रहे, कंटिन्यूअसली फोकस्ड होते हैं, है ना। तो क्या होता है जब हम फोकस्ड होते हैं तो हम कंटिन्यूअसली उस पर नी का हमारा चलता ही रहता है। तो क्या होता है कि एक टाइम तक के लिए सपोज आप ये सोच लो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली हम चलाए जा रहे तो वो भी थक जाता है। तो वो सेम होता है कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, पर क्या होता है कि वो भी वीक शो करने लगता है। तो क्या होता है कि पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है किसी भी चीज को अलाइन के लिए। जैसे सपोज गार्ड होते हैं, हमारे गार्ड हमारे कितने केयरिंग होते हैं, कंटिन्यूअसली आपके दरवाजे के बाहर आपकी सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। पर वो क्या होता है जब कंटिन्यूअसली आप किसी पोस्चर में रहते हो ना, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो नी जॉइंट है ना। तो वो उसके कारण पेन होता है। तो हमें पोस्चर में क्या चीज करना चाहिए, सपोज कि अगर मैं बैठ रही हूँ तो मुझे थोड़ी देर का गैप होना चाहिए। सपोज कि अगर मैं ऑफिस लाइन हूँ तो क्या होना चाहिए, हमें बैठ के थोड़ी देर वॉक कर लिया, या फिर गार्ड है कंटिन्यूअसली बैठे हैं, सिटिंग टू स्टैंडिंग हो गए, तो हमें पोस्चर को मैनेज कर। एबनॉर्मल गेट एक्टिविटी, सपोज गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स ये मत समझना कि मैम गेट क्या पढ़ा रही है, गेट मीन्स दरवाजा, है ना। गेट का मतलब होता है कि वे ऑफ पैटर्न मीन कि कैसे आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों की आदत होती है एकदम फराटेदार चल रहे होते हैं, है ना। बहुत लोग क्या होते हैं स्लोली चल रहे होते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं एबनॉर्मल, जैसे कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए मैं कैसे भी चल रही हूँ ताकि मेरे कमर में दर्द ना हो। या फिर क्या होता है बहुत बार कि गायनोकोलॉजिकल, जैसे कि सपोज आपने सिजेरियन हुआ है ना, आपका तुरंत का सिजेरियन है, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए हमें बैक एक होने लगता है, उसको मैनेज करने के लिए हमें नी में पेन होने लगता है। तो गेट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, बहुत सारे ऐसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि जैसे कि आप ये देख लो सीपी हो गया है ना, उसमें सीटी हो गया, या फिर बहुत सारे कंडीशन रिकेट्स हो गए। तो ये बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, बट एज के साथ हमें क्या होता है गेट में डिस्टर्बेंस होने लगती है। तो जब हमें हमारा गेट डिस्टर्ब हो जाएगा, जब हमारा वे ऑफ पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा आपको पता ही है, पेन होगा घुटने में, तो फिर क्या होगा नी का पेन होगा। ऑलमोस्ट ओवरऑल मेन क्या है कि बायोमैकेनिक्स हमारे नी जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मूवमेंट के लिए बॉडी का मैकेनिक्स सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी का मैकेनिक्स से गड़बड़ होगा तो कभी भी गेट पैटर्न या कोई भी जॉइंट परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो एक परफेक्ट जॉइंट के लिए हमें परफेक्ट मसल चाहिए, परफेक्ट बोन चाहिए, प्लस परफेक्ट आपका अलाइनमेंट चाहिए। अलाइनमेंट इन द सेंस आप सिर्फ नी जॉइंट को नहीं ले सकते। अगर आपका हिप जॉइंट डिस्टर्ब होगा तो भी आपका नी जॉइंट अफेक्टेड होगा, अगर आपका एंकल जॉइंट डिस्टर्ब होगा तब भी आपका गेट डिस्टर्ब होगा। तो हमारे हर एक जॉइंट का मैकेनिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिटेल में मैं आपको आने वाले अपने एक एक वीडियोस में बताऊंगी कि आपको अपने मैकेनिक्स को कैसे सही करना है। थर्ड टॉपिक, जो थर्ड पॉइंट था वो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मीन्स सावधानियां। सावधानियां मीन्स वर्स फूड वी नॉट ईट और गुड फूड वी ईट। सपोज फूड वी ईट, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फूड जो हमें नी पेन में खाना है, वैसे तो आप सारे न्यूट्रिशन लोगे वो बेस्ट है, पर कुछ कुछ चीजों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि सपोज कैल्शियम, कैल्शियम पे हमें क्यों ध्यान देना है ना। कैल्शियम पे हमें इसलिए ध्यान देना है कि बोन की जो रिमॉडलिंग होती है, रिफॉर्मिंग होती है ना, रिमॉडलिंग जो होता है न्यू फॉर्म का, जिसको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है हमें कैल्शियम का जरूरत। अगर कैल्शियम हम प्रॉपर ले रहे हैं तो हमारी बोन की रिमॉडलिंग फास्ट होती है। आपने ऐसा सुना होगा कि आप ऐसा कहते होगे कि छोटा बच्चा है उसको फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उसको क्या करते हैं, अगर उसको हम छोड़ भी दें तो अपने आप हील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की बोन की रिमॉडलिंग कैपेसिटी हमारे आपके एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। सेम है अगर जो यंगस्टर्स है या फिर जो जवान इंसान है, वो क्या होता है, उसका रिमॉडलिंग फास्ट होता है। क्यों? वो जल्दी हील हो जाता है। बट अगर ओल्ड एज पीपल है, उनके अंदर क्या है, पहले से ही लैक ऑफ कैल्शियम। बहुत सारे आप एज रिलेटेड देख सकते हो, जैसे कि फीमेल्स हैं, है ना, आफ्टर मीनोपॉज कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। मीनोपॉज तो चलो लेट की बात है, पहले भी बोल रही हूँ मैं, अभी तो इतना कॉमन हो गया है 20 से लेके 35 तक कि ऑलमोस्ट सभी लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे मैम नी में पेन हो रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कैल्शियम पे, ठीक है। तो अब मैं उससे कैल्शियम से रिलेटेड कुछ डाइट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कैल्शियम रिच सबसे बेस्ट है, आप हम लोग सबके घर में इजिली अवेलेबल है। क्या लेना है? दूध, मिल्क, ठीक है। मिल्क 1 या 2 ग्लास ऑफ मिल्क, इट्स योर चॉइस।
उसके साथ आप कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, आप मार्केट में अपने डॉक्टर से अवेलेबल करा सकते हो, या फिर आजकल तो अब एड में भी बहुत ज्यादा है कि वुमेन कैल्शियम ले लो, टैबलेट ले लो, आप सप्लीमेंट ले लो, तो वो आप कैल्शियम दूध के साथ लेना है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज क्या खाना है, आलमंड्स। आलमंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कैल्शियम से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल, पालक खा सकते हो, एग खा सकते हो, है ना। उसके बाद तिल का पाउडर, तिल सुना है आप लोगों ने, तिल बहुत ही कॉमन होता है, तिल की तेल भी आते हैं, है ना, लेकिन तिल जो अगर पाउडर फॉर्म में आप लेते हो तो सबसे ज्यादा रिच फॉर्म ऑफ कैल्शियम तिल का पाउडर होता है, तो आप उसको तिल का पाउडर को आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, है ना। उसके बाद ब्रोकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकली आप लोग सब जानते हो ब्रोकली क्या है, तो आप अपने कैल्शियम रिच डाइट जितना ज्यादा आप अपने मील में लोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। सेकंड वन इज विटामिन D3। तो आप ये बोलो कि मैम विटामिन D3 क्या है, तो विटामिन D3 सिंपल इज सनलाइट। सनलाइट इज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ, और आप ये भी कह सकते हो प्राइमरी फॉर्म ऑफ विटामिन D3। इसमें हमें क्या करना है, सन बाथ लेना है। सन बाथ आप ये चीज मोस्ट कॉमनली देखोगे, जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो सी बीच के सामने आराम से है ना अपना सन बाथ ले रहे होते हैं, पर इंडिया में ये इस चीज का ज्यादा वे ऑफ पैटर्न नहीं है, लोग इतना नहीं लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सन का लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी, सभी लेडीज को बोलूंगी कि आप अपना सारा काम खत्म करो, उसके बाद सिंपल है कोई भी आप ऑयल, चाहे वेदर यू यूज कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, है ना, या फिर कोई मॉइस्चराइजर, कुछ भी आप लगाओ। आप अपने स्किन का ये मत सोचो कि मेरा डार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर बेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन D3 इज सनलाइट, तो अब सिंपल है, आप अपना पार्ट को एक्सपोज करो, घुटने को आप या फिर आप लोअर कुछ भी जो भी आप कंफर्टेबल हो पहन के धूप में कुर्सी पे आराम से पैर लेटा के बैठो। इससे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं है। विटामिन D3 आप सन बाथ के थ्रू ले सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप कैसे। हम क्या होता है मोस्ट कॉमन जो प्री कंजेनाइटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो प्री नेचर डिलीवरी होती है, तो उसमें क्या होता है मोस्टली आप देखने को मिलता है कि जो भी सिजेरियन सेक्शन के बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, जुवेनाइल जॉन्डिस जिनको कहते हैं। तो हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते। डॉक्टर क्या हमेशा बोलता है आपको कि प्लीज आप इनको धूप में लिटाइए, वो जॉन्डिस क्या होता है D3 से ही सही हो जाता है। तो बस यही है कि आपको सन बाथ लेना है, D3 के लिए बेस्ट है। अगर उसके बाद भी अगर आप चाहते हो या फिर आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप D3 के कोई भी सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज वाटर। वाटर जो है उसके लिए, वाटर की इंपॉर्टेंस बताने की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी जॉइंट के लुब्रिकेंट्स को बनाए रखने के लिए, मीन सपोज लुब्रिकेंट्स मतलब कि गिरिस को बनाए रखने के लिए, उसकी जो क्या बोला जाएगा, आपकी जो मूवमेंट्स हैं उसको बनाए रखने के लिए हमें एक मॉइस्चर की जरूरत होती है। सपोज कोई गाड़ी है, ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना उसकी ग्रीसिंग जरूरी होती है। अगर हम जॉइंट ग्रीस नहीं कराएंगे तो क्या होगा, सब खसखस फिर क्या होगा, घिसना लगेगा। तो सेम है, अगर हम जितना ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो हमारे जॉइंट का लुब्रिकेंट्स उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके जिसको हम लोग लुब्रिकेंट्स को साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो जॉइंट के लिए साइनोवियल फ्लूइड को बनाए रखने के लिए हमें सिंपल है पानी लेना है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट क्या है, फूड भी ईट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि फूड भी ईट, जो कि हेल्दी चीज है। और वर्स फूड जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं खानी, जैसे कि हम मोटा मोटी भाषा में क्या कहते हैं, फ्राइड फूड तो आप जंक फूड जिसको कहते हो, प्रोसेस्ड फूड कहते हो, बेक्ड फूड कहते हो, जो कि पैकेटिंग वाली आती है। जैसे सपोज अभी मेरे बेटे को स्माइली बहुत पसंद आ रही है कि वो स्माइली चाहिए, स्माइली। अभी क्या होता है कि प्रोसेस्ड फूड मिलने लगे हैं, है ना, जो आपके जैसे देखो फ्राइज हैं वो भी प्रोसेस्ड मिल रहे हैं, आलू टिक्की हैं वो भी प्रोसेस्ड मिल रही है, पता नहीं कब से वो फ्रीज में रख रहे होते हैं, हमें आपको पता नहीं होता कि उसको खाने से क्या फायदा है, बट वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सेकेंड वन इज वाइट प्रोडक्ट्स, मीन्स राइस, शुगर, है ना, वो ऐसी चीजें जो कि आपके वेट को और गेन करें, वेट और हम पुट ऑन करें, उन चीजों को हमें अवॉइड करना है जिनसे हमारा बॉडी वेट और इंक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड वन इज रेड मीट। एग भी आप ले सकते हो पर आप कंटिन्यूअस रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट खास करके
क्योंकि वो डायरेक्ट फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करता है, जो कि हमारे जॉइंट के लिए अच्छा नहीं है। तो वर्स्ट फूड जो कि हमें नहीं खाना, ऐसे इन जनरल मोटा मोटी भाषा में हम ठंडी चीजों को के लिए मना करते हैं कि हमें अभी ठंडी चीजें खाने से जॉइंट पेन इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या क्या चीजें हमें नहीं खानी, कर्ड नहीं खानी, भिंडी नहीं खाना, पिकल नहीं खाना, ये सारी सावधानियां हैं जो कि हमें घर में इंडेलियस में ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब आते हैं हमारा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ मैनेजमेंट। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो यही था कि सभी लोग घर में बैठ के अपना सेल्फ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उस चीज पे हम फोकस करेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट में हमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला चीज कि हमें राइस प्रिपेयर करना चाहिए। अब आप कहोगे मैम राइस प्रिपेयर, अभी तो आपने बताया है कि राइस को नहीं प्रिपेयर करना। नहीं, राइस मीन्स रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। रेस्ट हमें कितनी देर देना है, ठीक है। तो आप क्या है कि आफ्टर इंजरी 48 to 72 आवर्स हमें रेस्ट करना है मरीज को, ठीक है। अगर आपको सपोज कहीं मार्केट में जा रहे हो, चोट लग जाए, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करके आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो कि हमें रेस्ट देना। उस जो एरिया में सपोज आपके घुटने में चोट लगी है तो उस एरिया को रेस्ट देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल रेस्ट देना है। कितने देर, हमें कितना देर तक रेस्ट देखना है। ऐसा नहीं कि बहुत इंजरी हो गई है और हम रेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाए। सिंपल जब माइनर इंजरी हो जाए तो हमें रेस्ट देना है 42 to 72 आवर्स। देन सेकेंड वन इज आइसिंग। आइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्फ्लामेटरी गन। जब भी एक चोट लग जाती है तो आप क्या चीज देखते हो, हमें 5 चीजें देखने के लिए मिलती है। हमें वहां पे दर्द होता है ना, हमें सूजन हो जाती है, लालीपन हो जाता है, पेन होता है, उस एरिया से हम चल नहीं पाते, मीन्स हमारा जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है। तो जब हम आइस लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन के जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना वो सबसाइड हो जाते हैं। अब जब हमारे इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे तो पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। तो आइस में अब आप लोग पूछ सकते हो कि मैम आइस हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आइस में सिंपल क्या है कि आप या फिर आइस स्प्रे यूज करो, जो स्पोर्ट्स प्लेयर करते हैं ना। फील्ड में क्या होता है, किसी को भी चोट लग जाता है तो फटाफट हम आइस वेपोकूलेंट स्प्रे जो आता है, सपोज कि मेरे यहाँ पे अगर मुझे इंजरी है तो मैं जस्ट इसको क्या करते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं, उस एरिया को एक्सपोज करके उस एरिया पे आइस का स्प्रे कर देते हैं। सेकेंड वन इज, अगर आपके घर में कभी कोई चोट लग जाए तो आप आइस कैसे लगाओगे, सिंपल है, कोई भी आपके घर में कोई भी रुमाल हो, है ना, तो उसमें आइस क्यूब्स, आपके सभी के घर में आज के टाइम में फ्रीज होता है, तो जस्ट सिंपल है, उसमें आइस क्यूब 2-3 को डालना है, हैंकी को रैप करना है और उस एरिया के पार्ट को हमें आइस पैक्स लगा देने हैं, ठीक है। या फिर आप आइस पैक यूज कर सकते हो, बहुत कॉमन इजिली अवेलेबल है। आप हमेशा अपने फर्स्ट एड गियर्स में आइस पैक रखो फ्रीज में, कभी किसी को चोट लग जाए जस्ट अप्लाई इट ऑन अफेक्टेड एरिया, राइट। थर्ड वन इज कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स अब आप ये सोचो कि किसी भी एरिया में चोट लगी है, आप उसको बांधना नहीं है। अगर उसको टाइटली और बांध देंगे तो क्या होगा कि वो जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन और बढ़ जाएगा। अगर सूजन हो रही है और ज्यादा वो बढ़ जाएगा तो हमें उसको इलास्टिक क्रेप बैंडेज, जिसको हम लोग बोलते हैं गरम पट्टी, हाँ मोटा मोटी भाषा में जो इसको हम गरम पट्टी कहते हैं, तो उसको हम लोग गरम पट्टी से बांधना है। गरम पट्टी बांधने का भी एक तरीका होता है सिंपल। अगर आप सिंपल रोल कर रहे हो तो उससे स्वेलिंग हमारी बढ़ जाती है। कंप्रेशन बांधने का भी मोस्ट 3 पैटर्न होता है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल, सपोज कि आपका कोई भी जॉइंट है, ठीक है, ऐसे, तो आपको 8 बैंडेज बांधना है, यूं, ठीक है, समझ रहे हो आप, एक दूसरे के ऊपर जिग-जैग, या फिर ऐसे बांधना है, ठीक। तो ये वे ऑफ पैटर्न है कंप्रेशन बांधने का। अगर आप 8 नहीं बांध रहे, जिग-जैग नहीं बांध रहे, आप कंटिन्यूअसली एक के ऊपर एक बांधोगे ना, तो क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम कर सकता है, हो सकता है और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ जाए। तो एक इलास्टिक क्रेप बैंडेज बांधो। ये तो चलो मेडिकल टर्म हो गया स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेडिकोस के लिए। सिंपल, आप हम लोग घर में अगर आपके पास क्रेप बैंडेज भी नहीं है सपोज, तो आप क्या करो, आपके घर में कोई भी सूती कपड़ा हो तो उसको एक क्रेप लाइक मीन्स चौले पट्टी में उसको काटो, ठीक है, और जेंटली, है ना, एक के ऊपर एक नहीं, क्रॉस करते हुए, यूं जिग-जैग करते हुए, जो हमेशा ध्यान देना है जिस एरिया में हमें पेन हो रहा है
उस एरिया से ऊपर की तरफ बांधना है, ना कि नीचे की तरफ। सपोज मेरे यहाँ पे चोट लगी है तो मैं गरम पट्टी जो है ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बांधूंगी, नीचे से ऊपर की तरफ बांधूंगी। राइट, सबको क्लियर है? अगर ये कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पार्ट में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे कंप्रेशन वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ, या फिर मुझे आइसिंग वाली पार्ट क्लियर नहीं हुई। तो मेरा ये मतलब ये रहेगा कि मैं आने वाले कमिंग वीडियोस में मैं उसको ऐड करूं, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में जाके रिप्लाई एटलीस्ट करूंगी कि क्या वे ऑफ बैंडेजिंग का क्या तरीका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन में मैंने क्या बोला आपको, 8 बांध सकते हो आप या फिर जिग-जैग बांध सकते हो। अब आ है कि जो जिस भी पार्ट में आपको चोट लगी है उसको क्या करना है, हमें एलिवेट करना है। एलिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है आप देखते होंगे, जब भी हमारे पैरों में चोट लग जाता है हम पैर लटका के बैठ लेते हैं, या फिर अपने वर्किंग एरियाज में चले जाते हैं, या फिर टाइट शूज पहन लेते हैं, कुछ भी। तो जब आप एलिवेट नहीं करोगे ना, तो क्या होता है कि जब ब्लड का पुलिंग होने लगता है एक साइड, तो स्वेलिंग और जो भी इन्फ्लेमेशन के जो सिम्टम्स हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे आपके। तो अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो जब भी कोई पार्ट, सपोज कि मेरे नी पे यहाँ पे पेन है, तो हमें उस एरिया को एलिवेट करके रखना है। ये मेरा बॉडी है, उसका एलिवेशन होना चाहिए, मीन्स बॉडी से एलिवेटेड होना चाहिए। आप एलिवेशन के लिए या फिर कोई पिलो यूज कर सकते हो, है ना, या फिर उस पोजिशनिंग को चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये मेरा जो कीवर्ड है इस एक्सरसाइज का, वो आप लोगों ने क्या सीखा है, राइस। राइस मीन्स नॉट प्रिपरेशन ऑफ राइस, राइस मीन्स रेस्ट, second one is ice, third one is compression and fourth one is elevation। सबको क्लियर है? नेक्स्ट वन इज कि नो हार्म। नो हार्म मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना। ये सारा राइस मैनेजमेंट जो है 48 to 72 आवर्स के लिए है। अब हमें क्या क्या चीज नहीं करनी, ये डूज हैं जो हमें करना है, और ये डोंट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। सपोज क्या लिखा है आपका, नो हार्म। नो मीन्स नहीं, बिल्कुल नहीं करना हमें। हीट नहीं देना। ठीक है, अब आप ये नेक्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करूंगी कि मोस्ट टाइम क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये बोलते हैं कि कभी हीटिंग करो कभी कोल्ड करो। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आने वाले अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। पहला हीट है। हीट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका पहले से ही इन्फ्लेमेशन हो चुका है, लालीपन हो चुका है, और आप क्या करोगे उसमें। अब सपोज आपके घर में कोई चीज जल जाती है तो क्या आप बर्फ लगाते हो ना, क्यों लगाते हो, क्योंकि आपके इन्फ्लेमेशन के साइड को कम करना है, जलन को कम करना है, दर्द को कम करना है, लालीपन को कम करना है। तो हमें हीट बिल्कुल नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमको उससे इन्फ्लेमेशन के साइन और बढ़ जाएंगे। सेकेंड वन इज अल्कोहल। अल्कोहल बिल्कुल नहीं देना। बहुत बार क्या आप बोल सकते, आप रेस्ट में हो, सोच रहे हो अब तो रेस्ट ही करना है, अल्कोहल ले लेते हैं या फिर कोई फन कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना। रनिंग बिल्कुल नहीं करनी हमें। बहुत ज्यादा आप कोई इंपॉर्टेंट है तो आप जस्ट वॉक कर सकते हो, बट रन नहीं करना फास्टली, क्योंकि क्या होता है एक बार आपका पहले से ही पार्ट इंजर्ड है, और ज्यादा आप रनिंग करोगे तो और ज्यादा वो हार्म करेगा आपको। तो रनिंग नहीं करनी। और एम फॉर मूवमेंट में नहीं आना, रेस्ट लेना है। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है। नो हार्म किसी को नहीं करना, और राइस बिल्कुल ही करना है, मीन्स राइस का प्रिपरेशन करना है। अब ये वाला पॉइंट मैं आपके सामने अभी क्लियर करती हूँ कि हीट में क्या होता है। मैंने भी आप लोगों को बताया कि 48 to 72 आवर्स के बाद पहले हमें क्रायो देना है। क्रायो मीन्स कोल्ड देने से हमारे सारे इन्फ्लामेशन कम होंगे, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज ब्लड सप्लाई क्या होगा उसका, इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्यों होगा, जैसे मानो कि आपको चोट लग गया, लालीपन आ गया है ना, तो आप उस पर ठंडा लगाओगे तो क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा ये मेरा पॉइंट कि मैं क्यों बता रही हूँ। क्यों, अगर आप किसी भी कोल्ड पैक लगाओगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन के साइड क्या होंगे, कम होंगे, देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब वो 72 आवर्स के बाद जब थोड़ी इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, अब हमें खून का सप्लाई भी तो चाहिए उसको ठीक होने के लिए, तो हम लोग हीट देंगे। अब ये वाला पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि हमें हीट कब देना है और कोल्ड कब देना है। फर्स्ट कब देना है, 48 to 72 आवर्स आफ्टर इंजरी हमें क्रायोथेरेपी देना है, कोल्ड, सी फॉर कोल्ड, एंड देन हीट देनी है आफ्टर 72 आवर्स। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हुआ, सेल्फ मैनेजमेंट और
ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको फिजियोथेरेपी पॉइंट क्लियर करूंगी कि फिजियोथेरेपी पॉइंट से आप कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि नी पेन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या हैं, है ना, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं और हमें उसको कैसे अपने आप ही अपने घर में रह के कैसे मैनेज करना है। वेदर अगर आप इसके बाद भी अगर मैनेज नहीं कर पाते है ना, तो फिर हमें डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाना है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को बहुत प्रमोट करें, अपना बहुत सारा प्यार दें, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव सबको बोले कि ये मैंने आप सभी के लिए बनाया है, तो प्लीज इसको प्रमोट करें। थैंक यू।